नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त मिस्टर एक्स। संध्या पैर में आपका स्वागत है। दोस्तों, दुनिया में मौजूद कुछ चुनिंदा पैरानॉर्मल केसेस में से एक ये भी केस है जो कि रजिस्टर किया गया है। ये केस डेमोनिक पोजेशन का है, जिसमें एक महिला के ऊपर 67 अटेम्प्ट्स ऑफ एक्सोर्सिज्म किए जाते हैं। ऐसा बताया जाता है कि उस पे एक दो नहीं बल्कि 6 आत्माओं का कब्जा था। इंटरनेट पर आज भी एनालिस के एक्सोर्सिज्म सेशन की ऑडियो रिकॉर्डिंग मौजूद है, जो कि आप सभी जाकर सुन भी सकते हैं। उस रिकॉर्डिंग में एना जो है वो अलग अलग भाषा में अलग अलग आवाज में बात कर रही है। 21 सितंबर 1952 जर्मनी के एक कैथोलिक फैमिली में एनालिस का जन्म होता है। एनालिस जो है वो बिफोर मैरिज बॉर्न थी, यानी कि एनालिस के मदर फादर की शादी नहीं हुई थी जब वो पैदा हुई, और इसे उनके धर्म में पाप माना जाता है। तो इस पाप का प्रायश्चित करने के लिए एना और उसका पूरा परिवार रोज प्रेयर किया करता था और अपने पापों का पश्चाताप करने की कोशिश किया करता था। एना जब 15 साल की थी तभी से वो चर्च जाके प्रेयर करती थी और चर्च को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती थी। इनफैक्ट एना एक ऐसी लड़की थी जो कि ड्रग्स जो लेते हैं, जो सड़क पे नशे करते हैं, उनके लिए भी प्रेयर किया करती थी कि उनके भी पाप माफ हो जाए। एना काफ़ी कोमल दिल की लड़की थी, वो सभी का भला चाहने वालों में से थी। एना की बहन मार्था की डेथ के बाद एना बड़ा गुमसुम रहना शुरू कर देती है। लोगों की माने तो उसने चर्च जाना अभी भी नहीं छोड़ा था, वो डेली प्रेयर करती थी। उसका मानना था कि गॉड हमारी जो गलतियां हमसे हुई हैं उसकी सजा हमको दे रहे हैं। एक दिन क्लास में एना को कुछ अनयूजुअल महसूस होता है। उसे ऐसा लगता है कि उसकी शरीर में बदलाव हो रहे हैं, और कुछ देर बाद एना को मिर्गी का दौरा पड़ता है और वो क्लास में ही बेहोश होकर गिर जाती है। एना की स्कूल अथॉरिटीज उसको किसी तरह घर तो पहुंचा देती हैं, लेकिन अगले ही दिन से एना की तबीयत और ज्यादा खराब हो जाती है। उसको दौरा ज्यादा पड़ने लगता है, बार बार पड़ने लगता है। उसे अलग अलग तरीके की आवाजें सुनाई देती हैं। इसके अलावा एना का ये भी कहना था कि जब उसको दौरा पड़ रहा होता है उसके दौरान की चीजें उसको कभी याद नहीं रहती। अब एना के घर वाले बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे। वो अलग अलग डॉक्टर्स को दिखा रहे थे एना को। एना का मेडिकल चेकअप हुआ, लेकिन कोई भी चीजें सही से सामने आ ही नहीं पा रही थी। कुछ दिन बाद एना के परिवार वालों ने एना को एक न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाया, जिस न्यूरोलॉजिस्ट ने एना के परिवार को बताया कि एना को टेम्पोरल लोब एपिलिप्सी नाम की एक बीमारी हो गई है। दवाइयां तो चलने लगी, लेकिन एना की तबीयत में कोई सुधार नहीं था। खैर, एना ने अपनी पढ़ाई चालू रखी थी, तो 1973 में एना ने यूनिवर्सिटी ऑफ वॉर्सबर्ग में ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई किया। जिस यूनिवर्सिटी में बाकी के जो स्टूडेंट्स थे वो रात में जाके पार्टीज किया करते थे और इंजॉय किया करते थे अपनी लाइफ को, उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली छात्र एना अकेले बैठकर प्रेयर किया करती थी। धीरे धीरे एना की हालत और ज़्यादा खराब होती चली जा रही थी। अब उसको अलग अलग आवाज़ें सुनाई देती थी। इसके अलावा एना को अजीब अजीब आकृतियाँ दिखाई देती थी, अजीब अजीब शक्ल दिखाई देती थी, जो कि बहुत ज़्यादा डरावनी हुआ करती थी। अब धीमे धीमे एना का बाहरी दुनिया से जो मतलब था वो खत्म सा होने लगा। वो अपनी ही दुनिया में जीने लगी। उसको डर लगता था। वो जहाँ जाती थी उसको वो डेमोनिक जो प्रेजेंस है वो उसको महसूस होती थी। जहाँ पे भी वो जाए तो वो अपने रूम से बाहर निकलना ही बंद कर देती। एना बहुत ज़्यादा कमज़ोर रहने लगी थी। एना का कहना था कि एना के गले में दर्द रहने लगा है। एक दिन होता क्या है कि जो एना के घर के बगल में जो चर्च था, उसके फादर एना को बड़ा मानते थे। वो एना को इटली भेजते हैं, जहाँ की इटली में एक बड़े चर्च में एना को प्रेयर करनी थी और होली वाटर पीना था। इटली जाने के लिए जब एना तैयार हुई तब तक ऐसी कोई चीज़ महसूस नहीं हुई थी कि कुछ एबनॉर्मल सा है। लेकिन इटली पहुंच के जिस बस में एना जो है वो चर्च जा रही थी, जब वो बस चर्च के पास पहुंचती है तो एना बस से बाहर निकलने से ही मना कर देती है और अलग तरीके से बिहेव करना शुरू कर देती है, बहुत अजीब, बड़ा डरावनी तरीके से। तो जो बस के अंदर फादर होते हैं और इसके अलावा बस के अंदर जो और लोग थे, वो किसी तरीके से एना को शांत करवा के चर्च के अंदर ले जाते हैं। चर्च के अंदर ले जाने के बाद एना जो होती है उसने होली वाटर पीने से ही मना कर दिया। एना चिल्लाने लग गई जोर जोर से, बहुत अलग तरीके से बिहेव कर रही थी एना। इसके पहले एना को इस तरीके से कभी किसी ने बिहेव करते नहीं देखा।
किसी तरीके से ऐना को शांत कराया गया और जो लोग वहाँ मौजूद थे उन लोगों का ये कहना है कि ऐसा लग रहा था कि मानो ये ऐना नहीं, ऐना के शरीर के अंदर कोई और हो। ऐना के जर्मनी आने के बाद होता क्या है कि जो घर के बगल में जो चर्च था उसके जो प्रीस्ट होते हैं उनको बुलाया जाता है घर को पवित्र करने के लिए। तो जैसे वो अपना सारा चीज़ें, अपना जो पूजा वगैरह है जो अपनी शुरू करते हैं, वैसे ऐना जो होती है वो वायलेंट हो जाती है, वो चिल्लाने लगती, बहुत गंदे तरीके से बिहेव करती है और एक प्रीस्ट को वो मार भी देती है। तो जो बचा हुआ प्रीस्ट था उसको ये बात अब क्लियरली समझ में आ गई थी कि ऐना बीमार नहीं है बल्कि ऐना पोजेस्ड है। ऐना की माँ का कहना ये था कि कभी कभार उसने ऐना को जमीन से कीड़ों को उठा के खाते देखा है और इसके अलावा ऐना जो होती है वो कुत्तों जैसे चलने की कोशिश भी करती है। ऐना की माँ ने लोकल चर्च वालों से मदद मांगी थी लेकिन सारे प्रीस्ट जो थे वो डर रहे थे। ऐना के अंदर जो कुछ भी मौजूद था वो बहुत ज्यादा ताकतवर था और ऐना की तबीयत लगातार खराब होती जा रही थी। अब उसको हर वक्त डेमोनिक वॉइसेस सुनाई देती थी। आखिरकार एक प्रीस्ट जिनका नाम बिशप जोसली स्टैंगल था वो एक्सोर्सिज्म परफॉर्म करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो ऐना को देखते मान ये बात तुरंत समझ जाते हैं कि ऐना के पास अब वक्त कम है, तो उन्होंने फादर अर्नोल्ड रेंज को एक्सोर्सिज्म परफॉर्म करने के लिए बोला था। 24 सितंबर 1975 को ऐना के ऊपर पहला एक्सोर्सिज्म का अटेम्प्ट किया गया था। इस अटेम्प्ट में वो प्रीस्ट को जान से मारने की कोशिश कर रही थी और डेमोनिक वॉइसेस में भला बुरा बोल रही थी। ऐना को एक्सोर्सिज्म के दौरान बेड पे बांध के रखा जाता था। एक बार प्रीस्ट के हिसाब से ऐना ने एक ही हाथ से पूरा का पूरा बेड हवा में उठा दिया था। एक्सोर्सिज्म के दौरान ऐना ने ही प्रीस्ट को अलग अलग वॉइसेस में ये बताया था कि वो एक नहीं बल्कि 6 आत्माएं हैं। तकरीबन 10 महीने ये एक्सोर्सिज्म के सेशन चले थे और लगभग 66 अटेम्प्ट हुए थे जिसका कोई रिजल्ट नहीं निकला था। अब ऐना की जो है तबीयत लगातार खराब होती ही जा रही थी। उसके शरीर पे बहुत अलग अलग तरीके के काले काले निशान पड़ चुके थे। मैल न्यूट्रिशन का वो शिकार बन चुकी थी क्योंकि महीनों से उसने खाना पीना पानी सब छोड़ ही रखा था। आखिरकार 1 जुलाई 1976 को अपने 67th अटेम्प्ट ऑफ एक्सोर्सिज्म में ऐना दुनिया को छोड़कर चली जाती है। एटॉप्सी या कहें कि पोस्टमार्टम की माना जाए तो उसमें कोई भी चीज़ें ऐसी शामिल नहीं थी, कुछ भी ऐसा क्लियरली नहीं था कि किस वजह से ऐना की डेथ हुई है। इसके अलावा जो न्यूरोलॉजिस्ट ने जो बीमारी ऐना को बताई थी उस बीमारी का भी कहीं कोई जिक्र नहीं हुआ था। मेडिकल साइंटिस्ट आज भी ये बात समझ नहीं पाए हैं कि किस वजह से ऐना की ये हालत हुई और ऐना कैसे मरी। तो दोस्तों ये थी जर्मनी की एक रियल लाइफ पैरानॉर्मल एक्टिविटी पे बेस्ड कहानी। आशा करते हैं कि आपको हमारी बताई हुई कहानी पसंद आई होगी। संध्या पहर में आने के लिए आपका धन्यवाद।